तो आज नोट करेंगे यानी हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लास के लास्ट में जाते हुए बता देना, नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है, मतलब पीडीएफ दे दूंगा। तो आयोनाइजेशन क्या क्या चीज? अच्छा, डी ब्लॉक वाला, वो इकट्ठे हो जाएगा सारा। तो अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई साहब? आप लोगों ने छोटी क्लासेस यानी क्लास 11th में पढ़ा होगा कि किसी एटम के अंदर जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एटम से बाहर अगर निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कंडीशन है एक इसके लिए कि क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to remove an electron from valence cell of isolated gaseous atom, gaseous atom, minimum energy required to remove electron from isolated gaseous atom। मतलब क्या हुआ कि जब भी मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी होगी तो लेट से मान लिया मेरे पास एक एटम था ए और वो सॉलिड स्टेट में था, तो पहले इसको हीट करके मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा और फिर इसमें से जो एनर्जी निकलेगी, जैसे मान लिया A+ और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? बाहर किया, और इसके लिए जो आपने एनर्जी दी है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और बच्चे इंपॉर्टेंट बात, ये एंडोथर्मिक होगा, मतलब यहां एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। मैंने लिखा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं, रिलीज नहीं होगी, आपको एनर्जी खुद देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाए, कहां जाए? बाहर आ जाए। अब सुनना, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, मतलब आपके पास ए था, ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में होगा, और इससे आपने A+ बनाया गैसियस स्टेट में, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर किया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि A+ गैसियस में है, इससे आप A2+ बनाओ और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास गैसियस स्टेट में है A2+ और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालो और A3+ गैसियस में बना दो और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दो। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसे बोलते हैं IE1, दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं IE2, और जो तीसरा होता है उसे क्या बोलते हैं? IE3। इंपॉर्टेंट बात कि सर ये IE1, IE2, IE3 का ऑर्डर क्या होगा, यानी कौन सी ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी? आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ही तो अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और अट्रैक्ट कम करेगा तो मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो अगर बात करूं तो पहले वाले केस में कोई चार्ज नहीं है तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, लेकिन दूसरे में क्या है? प्लस चार्ज आ गया, मतलब अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या हो गया है? बढ़ गया है। और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है तो अब थोड़ा और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगले केस में फिर से और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और ज्यादा बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया होगा और आप आसानी से निकाल नहीं पाओगे। सुना, जितना ज्यादा मुश्किल होना है निकालने में, जितना ज्यादा मुश्किल होगी निकालने में, उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा इसका
तो मुझे IE3 क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, IE2 उससे कम, और सबसे कम IE1 मिलेगा। ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर बात। यहां तक अगर हो गया है तो आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हेडिंग क्या डालेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो तो क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सबसे पहला अगर बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। यानी न्यूक्लियस कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज के। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। वेयर नेगेटिव चार्ज अगर क्या है ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और नेगेटिव चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम दूसरी बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो या शील्डिंग इफेक्ट बोलो। शील्डिंग क्या होता है, आप लोगों को पता ही है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का देके बाहर भेज रहे होते हैं। तो मतलब इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया जाता है, और रिपेल करके बाहर भेजा जाता है। तो वो जो रिपल्सन जितना लगता है उस रिपल्सन को क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। आप सोचो ये खुद बाहर भेज रहे हैं, तो मतलब जितना बढ़िया से बाहर भेजेंगे उतना आसान मेरे लिए हो जाएगा निकालना, और उतना ज्यादा कम हो जाएगी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी शील्डिंग ज्यादा तो आयोनाइजेशन कम। क्लियर बात, यहां तक तो बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, सुनो। थर्ड की बात करते हैं अगर हम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी में अगर हम बात करें तो सुना ध्यान से, हम बात करेंगे हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। तो आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड अगर स्टेबल हैं तो यहां से एनर्जी निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोर्थ केस आता है पेनिट्रेशन पावर। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर को मैं अगर बड़े सिंपल शब्दों में बोलूं ना तो इसको मैं बोल सकता हूं क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। क्या बोल सकता हूं, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। अब आप खुद बताओ अगर ये क्लोजनेस है न्यूक्लियस के तरफ तो भैया न्यूक्लियस के पास जो चीजें जितना ज्यादा होंगी उतना मुश्किल हो जाएगा, कि न्यूक्लियस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ना। अब सबसे करीब न्यूक्लियस से कौन होता है, एस होता है, उसका पी आता है, फिर डी और एफ। मतलब अगर मान लिया सबके सेल सेम हो और आपको इस जगह इलेक्ट्रॉन को एस से निकालना, इस जगह इलेक्ट्रॉन को पी से निकालना हो, तो पी से निकालना कंपेरेटिवली इजी होगा एज कंपेयर टू किससे, एस से निकालने। ठीक। और अगर हम बात करें तो फिफ्थ फैक्टर वैसे तो इसी के अंदर ही कवर हो जाता है बट कई बार लिख देते हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है वो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी में हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड वाला केस आएगा। और अगर बात करूं ना, एक साइज भी आता है यहां पर, तो अगर आप चाहो तो साइज वाला फैक्टर चलो लिख ही देता हूं मैं अलग से। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज। यानी साइज क्या होगा, बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वैसे मैं आपको बताऊं
तो ज्यादातर केस में हम आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो अगर इतना लिख लो तो फिर चलते हैं अगले पे, ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं ये क्या ट्रेंड फॉलो करता है। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं ट्रेंड, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बात करें तो वैसे तो पहले ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड कैसा होता है, इर्रेगुलर। कैसा होता है, इर्रेगुलर ट्रेंड होगा। कैसा ट्रेंड होगा, इर्रेगुलर, मतलब कोई पैटर्न आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा जो आपको फॉलो करना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जब हम डाउन द ग्रुप देखने जाएंगे, कहां देखने जाएंगे, डाउन द ग्रुप, तब हमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी और वो क्या है सुनना। सबसे पहले अगर हम डाउन द ग्रुप थर्ड ग्रुप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ग्रुप नंबर थर्ड की। तो थर्ड ग्रुप के अंदर कौन आता है, आपको पता है स्कैंडियम आता है, इट्रियम आता है और लैंथनम आता है। इसको हम बोलते हैं बच्चे 3D सीरीज, इसको हम बोलते हैं बच्चे 4D सीरीज और इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज। मतलब जब हम नीचे आएंगे तो यहां बताओ क्या होता है, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। सही बात है। तो यहां कुछ दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। समस्या शुरू कहां से होती है, 4th to 12th ग्रुप। कहां से कहां तक, 4 से लेकर के 12 ग्रुप तक। जब हम 4 से 12 देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सर पहले मिलेगा 3D, फिर मिलेगा 4D, फिर मिलेगा 5D। अब अगर हम बात करें तो यहां से यहां आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब यहां से यहां जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी बस सिंपल शब्दों में अगर मैं ऑर्डर लिख दूं सीधा सीधा, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये बताओ, सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है, 5D की। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है 3D और उसके बाद कौन आता है, 4D। मतलब पूरा ऑर्डर देख रहे हो तो उलट पुलट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, अगर इसके रीजन की बात करें तो आपको इसका रीजन पहले पता है क्योंकि हम पीछे भी बात कर चुके हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, 4F का पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, पुअर सील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल। यानी 4F ऑर्बिटल की पुअर सील्डिंग की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अचानक से इंक्रीज कर जाती है। क्लियर बात, तो इसको नोट डाउन करोगे, आगे चलते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन है, कंपेयर IE1 IE2 and IE3 of क्रोमियम एंड मैग्नीज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे क्रोमियम का Cr और मैग्नीज Mn। क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो आएगा आर्गन 3D5 4s1, यही होता है। और अगर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो आर्गन 3D5 4s2। अगर मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कहां से जाएगा, 4s1 में से, और यहां से कहां से जाएगा, 4s2 में से। सर 4s में से ही जा रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन ये हाफ फील्ड है, वो फुल्ली फील्ड है। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड दोनों स्टेबल होते हैं, लेकिन फुल्ली फील्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। इस केस में किसका ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब अगर मैं फर्स्ट यानी IE1 कंपेयर करूंगा इसके IE1 से तो किसका ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीज का ज्यादा होना चाहिए। रीजन क्या दोगे कि फुल्ली फील्ड क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किसके, हाफ फील्ड के।
ठीक है ना। अब आ जाते हैं कहाँ, सर अगले केस में हमने तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो उस केस में मेरे पास क्या बचा होगा, ये लो। तो अगर हम बात करें इस Cr पे एक प्लस आया होगा, इस Mn पे प्लस आया होगा, और हम इसका रंग बदल देते हैं, ठीक, मतलब कलर बदल दिया, इसका 1 हो गया, इसका 0। अब बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ 4s1 से निकालना है, यहाँ 3d5 से निकालना है। अब सोचिए थर्ड सेल है और ये कौन सी सेल है, फोर्थ सेल है। आउटर कौन हुई, 4 आउटर हुई, 4 कौन हुई, आउटर। तो आउटर में से निकालना आसान है ना, तो वहां आसानी से निकल जाएगा, यहाँ मुश्किल से निकलेगा। मतलब अगला अगर मैं कंपेयर करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, IE2 और इसका IE2, किसका ज्यादा होगा, क्रोमियम का ज्यादा होगा, ठीक। आप क्या बोलोगे, इनर सेल, रीजन क्या है, इनर सेल से निकाला है, ठीक है ना। अब अगर हम यहीं से आगे चलें, आगे चलने पे क्या मिलेगा भाई साहब, कुछ तो मिलेगा। अगर हम बात करें तो अब इस पे 2 प्लस आ चुका है और इस पे भी क्या आ चुका है, 2 प्लस आ चुका है। इसका एक इलेक्ट्रॉन डी से जा चुका है और ये D4 हो गया होगा, सही बात है ना। और इसका इलेक्ट्रॉन एस से जा चुका है, ये कितना हो गया, D5। अब आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा, डी में से ही निकालना है। लेकिन अगर Mn2 प्लस को देख रहे हो तो ये हाफ फील्ड है डी, और अगर आप दूसरा देख रहे हो तो वो कैसा होगा, इधर कर लो चलेगा ना। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, IE3 जो है ये इनकम्प्लीटली फील्ड है, हाँ 0 होगा 4s, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो D5 से निकालना है, D4 से, कौन मुश्किल होगा, ये हाफ फील्ड है तो इसका ज्यादा होगा, रीजन आप क्या दोगे, हाफ फील्ड। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे ना वो कंपैरिजन से ही दिखेंगे, कि कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 एलिमेंट आपको दे देंगे और आपको उससे कंपेयर करना होगा। और कंपेयर करते समय आपको क्या ध्यान देना है, आपको कंपेयर करने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज तब तब होगा जब इतना याद रखना आसपास के एलिमेंट है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक क्रोमियम दे दिया है अगला जिंक दे दिया है, क्रोमियम मैग्नीज आजू बाजू में, आजू बाजू में मैग्नीज के साथ आयरन का कंपेयर करवा सकता है, मतलब अगल बगल में होंगे। जब अगल बगल में होंगे तो समझ जाना यहाँ पे क्या लफड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ चक्कर होगा और वहीं से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कंपेयर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तो अगर क्लियर है नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो आगे चल रहा हूं मैं, आगे हरी डालोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो पहला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा क्या है, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं भाई, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और ये क्या होगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जबकि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें, अब्सेंट होंगे। और अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, रिपेल्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक।
वैसे तो याद रखने के लिए कई बार हम याद करते हैं, ये जो पी दिख रहा है ना, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं है कुछ। पी का मतलब होता है पास, और डी का मतलब क्या है, दूर। किसके पास जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के। और किससे दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास जा रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, और डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, और पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, क्या हुआ, अगर आपको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एन इंटू में एन प्लस टू, और डी एम स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। जहां एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे इसकी जरूरत यहां नहीं पड़ेगी, जब आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वहां जरूरत पड़ेगी, जहां मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे पास क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वैसे अगर हम बात करें तो कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे जिक्र हो जाता है एक फेरोमैग्नेटिज्म का, ये भी नाम सुना होगा आपने, फेरोमैग्नेटिज्म। अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करूं तो यहां इतना लिख लेना, हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बस इतना याद रखना है कि हाँ अगर हाईली अट्रैक्ट हो तो उसे फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। वैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो बहुत सारा मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है ना, वहां बहुत वैरायटी के मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो। क्लियर, नोट डाउन करो इसको, फिर आगे चलते हैं। पैडिंग क्या डालोगे, एलॉय फॉर्मेशन, सुना ध्यान से, एलॉय क्या होता है, मेटल, यानी दो अलग अलग मेटल से क्या होगा, मिक्सर होगा। तो अगर हम बात करें एलॉय बनाने के लिए, जैसे मान लिया मेरे पास ये किसी मेटल का क्रिस्टल है, क्या मेरे पास एक किसी मेटल का क्रिस्टल, अब सुना ध्यान से, ये मेरे पास एक क्रिस्टल है मेटल का। अब अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय कैसे बनाते हैं, एलॉय कैसे बनते हैं, मान लिया ये एक डब्बा था, ये सारे के सारे लेट से कॉपर के थे, मैंने क्या किया, इसमें से एक बदल दिया, एक हटा के दूसरा लगा दिया, मतलब एक मेटल निकाला वहां से और दूसरा मेटल वहां डाल दिया। तो मेरी बात सुना ध्यान से, जब एक मेटल हटा के दूसरा मेटल उसकी जगह पे रिप्लेस कर रहा हूं, तो अगर साइज सेम होगा तभी तो रिप्लेस होगा, अगर बड़े साइज का होगा तो एडजस्ट नहीं होगा, अगर छोटे साइज का होगा तो जगह खाली रह जाएगी, स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी उसकी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सेम साइज के हो तो ऐड करना क्या है, पॉसिबल है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि साइज क्या होता है इनका, सेम होता है, साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, और इनके साइज में लेस देन 15% का डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितने का होना चाहिए, लेस देन 15% का। अगर 15% से साइज में डिफरेंस 15% से ज्यादा हुआ तो वो कंपाउंड्स एलॉय नहीं बनाएंगे, वो क्या कंपाउंड एलॉय नहीं बनाएंगे। तो मतलब अगर हम बात करें एन फॉर्म एलॉय, क्या बना सकते हैं,
एलॉय बना सकते हैं बिकॉज हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज होने की वजह से ये अलॉय बना सकते हैं। क्लियर? तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है भैया, कॉपर और टिन के मिक्स करने से बनता है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, जहां स्टार लगा रहा हूं मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो कंपलसरी याद रखना है। ब्रास जो है याद रखना है, ब्रास किसका बनता है, कॉपर और जिंक का, जो कि आपको इधर दिख रहा है क्रिस्टल इसके। जर्मन सिल्वर एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जर्मन सिल्वर कैसे बनता है, कॉपर जिंक और निकल से, कॉपर जिंक और निकल से। स्टेनलेस स्टील भी याद रखना है, स्टेनलेस स्टील आयरन और निकल से। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपकी मर्जी है, सारे लिख लो, जैसे कई बार देखा मैंने एक आध दो इधर उधर आ जाते हैं, जैसे सोल्डर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है बट डी फिर भी पूछा गया है पेपर में। तो अगर हम बात करें, एक तो 20 इधर इनवर्स छोड़ सकते हो, एल नहीं को छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, 22 कैरेट, ये 18 कैरेट छोड़ सकते हो। जर्मन सिल्वर एक और इधर देख रहा हो, अगर हम बात करें निकल कॉपर जिंक की है, बस कॉम्पोजिशन बदलती है। जैसे अगर हम बात करें 1:1:2 के रेशियो में होता है, सिर्फ रेशियो बदलता है दोनों, आप एक ही नोट कर लेना, इसको भी स्किप मार देना। सोल्डर एक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सोल्डर टिन और लेड का बना होता है। निक्रोम जो होता है वो बना होता है निकिल, क्रोमियम और आयरन का, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी ये नीचे वाले को छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। आपसे पूछते हैं कि कौन सा एलॉय किसका बना हुआ है, क्लियर बात, ठीक, नोट करो इसको। तो हेडिंग डालना है क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या बनाते हैं ये लोग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं। अब सर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या चीज होती है, अभी जो आपने गोला गोला बनाया था वही गोला गोला दोबारा बना लेते हैं। आजकल पता नहीं क्यों कॉपी पेस्ट करने वाला जो सिस्टम है ना वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए समझ रहे हो समस्या हो गई। आप लोग ये वाला डायग्राम बनाओगे, अब अगर आप देखोगे तो ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के बीच में हम क्या डाल देंगे, छोटे साइज के स्मॉल साइज के मेटल्स या नॉन मेटल डाल देंगे, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबको। तो यहाँ इस बीच वाली स्पेस में हम भर देंगे, और ये बीच वाली स्पेस के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होंगे, स्मॉल साइज्ड मेटल और नॉन मेटल, क्या हो जाएंगे, फील्ड। अब आप सोचो ध्यान से, अगर इसके अंदर स्मॉल साइज के मेटल नॉन मेटल हो जाएंगे तो खाली जगह है वो भर गई पूरी, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो जाएंगे ये लोग, तो ये क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हार्ड हो जाएंगे, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा इसका। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चलो आपको दिख ही रहा है कि अगर उतनी स्पेस में अब ज्यादा पार्टिकल हो गए तो डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर हम बात करें, हाँ बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आता है, बट ज्यादातर आपसे मेल्टिंग पॉइंट का ही पूछे, क्योंकि जनरली सॉलिड है ना, तो सॉलिड को हम मेल्ट करेंगे पहले, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिड होंगे। अगर हम बात करें इनकी कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह जो है वो सेम रहेगी, थर्मल कंडक्टिविटी
एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो क्या रहेगी, पहले जैसी रहेगी। क्या हुआ, रिटेन्स, क्लियर बात। तो ये हो गया हमारे इंटरस्टेशियल। अच्छा एक और बात, ये जो मैंने यहाँ लिखा है एलॉय के अंदर, अगर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो थोड़ा कर लोगे, ये भी हार्ड होते हैं एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका भी होता है, एलॉयज का भी। जैसे आपको पता है निक्रोम उसमें इस्तेमाल होता है बल्ब वगैरह के अंदर, जो इस्तेमाल होता है बल्ब के अंदर निक्रोम, पता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इंटरस्टेशियल कंपाउंड भाई साहब। अब इंटरस्टेशियल कंपाउंड के बाद क्या आता है, कलर, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। तो कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि भाई साहब इनके पास क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन। वैसे ज्यादा बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से डी उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी डी ट्रांजिशन समझ में आएगा। अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो एक्चुअली क्या होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये आप सबको पता है, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, जो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होंगे, और उसमें दूसरे होते हैं लिगेंड। क्या होते हैं, लिगेंड। जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है लिगेंड, तो लिगेंड के पास जो डी ऑर्बिटल होती है ना, वो दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी, दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएंगी। और जब स्प्लिट हो जाएंगी तो एक ऑर्बिटल का नाम हम रखते हैं T2G, एक का नाम रखते हैं EG, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं। बट एक केस ऐसा भी है जहां T2 और E सिर्फ नाम रखते हैं। तो मतलब ओवरऑल नाम चाहे जो भी रखे, इतना समझो कि डी ऑर्बिटल क्या हो गई है, टूट गई है दो टुकड़ों में। तो एक टुकड़े की एनर्जी ज्यादा होती है और दूसरे की एनर्जी क्या होती है, कम। तो अगर मान लिया एक का एनर्जी लेवल कहीं यहाँ ऊपर है और एक दूसरा यहाँ नीचे है, तो यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करके ऊपर जाते हैं, और फिर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जो एनर्जी जंप लेके गए थे ना, वो एनर्जी वापस से क्या करेंगे, एमिट करेंगे। और जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो क्या होगा, कलर शो होगा। और उसी की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, क्योंकि डी से डी में जंप हो रहे हैं। अरे एक डी ऑर्बिटल मतलब स्प्लिट हुई ना, मान लिया नीचे 3 रह गया, ऊपर 2 चला गया, तो भैया डी वाले डब्बे में से डी वाले डब्बे में जा रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्लियर बात। तो अगर हम बात करें तो आगे चलेंगे, कलर, हेडिंग क्या डालेंगे, कलर। तो अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो करते हैं, रीजन क्या होगा, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। वैसे एक रीजन और होता है इसका, वो क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी ये कलर शो करते हैं। किसकी वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते हैं। और एक चीज, इनका इस्तेमाल हम एज ए कैटलिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो अगर बात करें इनका इस्तेमाल एज ए कैटलिस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि भैया पहला कारण है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरी बात सुनना, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जनरली एज ए कैटलिस्ट काम क्यों कर रहे हैं भैया। कोई लेट्स से एक रिएक्शन थी, ए और बी ये बॉन्ड बना रखे थे, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ करके कुछ नया लाके जोड़ना था या कुछ नया कंपाउंड बनाना था। अब ये बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत था, टूट नहीं रहा था, या मैं बोलूं इस रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी। क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी। अब मेरी बात सुनना, जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और अपना सरफेस प्रोवाइड करेंगे और अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करते हैं किनको, इन कंपाउंड्स को, और इनके साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड। मतलब समझ लो इन लोगों की ये परमानेंट मैरिज हो रखी थी, ठीक, मतलब घर वालों ने करवा रखा था, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। अब इसमें से एक पर्सन इस तीसरे को देख के अट्रैक्ट हो गया
तो थोड़ा टेम्परेरी, अगर इधर टेम्परेरी तौर पर थोड़ा सा क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। लीक जो कैटलिस्ट होते हैं वो जो रिएक्टेंट होता है उससे बॉन्ड परमानेंट नहीं बनाते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। तो ये टेम्परेरी तौर पे क्या बना, बॉन्ड बना। जब यहाँ टेम्परेरी तौर पे बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड पार्सली क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा थोड़ा सा, और इसको आसानी से तोड़ देंगे। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो कैटलिस्ट भी साइड हो जाएगा। चल मैं भी बाहर गया। मतलब कैटलिस्ट का काम क्या था, सिर्फ इन दोनों के बॉन्डिंग में एक का दिमाग भटकाना था कि वो भटका के बॉन्ड तोड़वा के और फिर साइड निकल जाएगा। तो कैटलिस्ट, अच्छा ये कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन वेरिएबल है। लेट से आपने आयरन का इस्तेमाल किया, मेरे पास कहीं Fe3+ था, अब कहीं इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत थी तो भैया ये इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में जा सकता है, या कहीं इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत थी तो इलेक्ट्रॉन लेके Fe3+ में जा सकता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके ये दूसरे कंपाउंड क्या करेगा, दिमाग भटकाएगा, और उसके बाद फिर उसका बॉन्ड नॉन तोड़ के रिएक्शन करवा देगा। इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन का फायदा होता है रिएक्शन के अंदर। और दूसरा बात क्या है, प्रोवाइड सरफेस, प्रोवाइड सरफेस फॉर रिएक्शन, सरफेस फॉर रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म करते हैं, फॉर्म्ड विद सबस्ट्रेट। यानी जो कैटलिस्ट होते हैं वो टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट का इस्तेमाल एज ए कैटलिस्ट बहुत सारी जगहों पर होता है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपने खुद पढ़े हैं। जैसे आपको याद है पैलेडियम प्लेटिनम हाइड्रोजनेशन में जब इस्तेमाल करते हो, याद है ना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप देख रहे हो तो आयरन है, आयरन हैबर प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आप बात करो V2O5 तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम ऑस्वाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। निकिल, इसके अलावा आपको याद है प्लेटिनम, और एक और याद है क्या, पैलेडियम, इसका इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन में करते हैं। तो ये सब क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट ही तो हैं, और इनका एज ए कैटलिस्ट हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहीं पे आज हम रोकेंगे। तो जो है अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हेडिंग डालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बताया गया था कि भैया ये एक रॉड होती है ना, क्या होती है, एक रॉड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो क्या पता था आपने, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनना, जब भी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास अगर कोई एक मेटल है M, क्या है एक मेटल M, मान लिया वो किसमें था, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो अगर मेटल सॉलिड स्टेट में है तो पहले भाई हमको करना पड़ता है इसको हीट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो भैया सब्लिमेशन के लिए आपको देनी पड़ेगी एनर्जी, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। और सब्लिमेशन एनर्जी कैसी होती है, एंडोथर्मिक। कैसी होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब कैसी होगी, पॉजिटिव देनी पड़ेगी आपको। सही बात है। तो जो मेटल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने पड़ेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकलवाओगे
तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होती है, एंडोथर्मिक, मतलब ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब सुनना, यहां पर इन जनरल अगर बात करूं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो IE1 IE2 दो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, हो सकता है कभी तीन भी हो, बट ज्यादातर केस में आपको क्या मिलेगी, IE1 IE2 दो मिलेगी। तो मैं दोनों अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, इसी एक ही में मैंने कंबाइन कर दिया है, जहां जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। IE1 और IE2 यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अब मान लिया इसी में मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर IE1 है एंड क्या है, IE2 है। तो अगर मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूं तो किसमें पहुंच जाएगा, M गैस, और यहां क्या हो जाएगा, 2+ आ जाएगा। सही बात है। जब 2+ आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रेशन मतलब पानी में मिलाएंगे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, M2+, ये गैस से क्या हो जाएगा, एक्वस, मतलब अब कहां मिला दिया मैंने इसको, पानी में मिला दिया। किसमें मिला दिया, पानी में। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब यहां पर IE1 प्लस IE2 दोनों है, ठीक है ना, और प्लस का माइनस का क्या, हाइड्रेशन एनर्जी यानी डेल्टा H, या ऐसे लिख दो HE, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होगी, तब जाकर के आंसर किसका मिलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए मुझे इतनी सारी एनर्जी का सम करना पड़ रहा है, और आपने पढ़ा था कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी का ही कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, तो जब इसका रेगुलर ट्रेंड नहीं है, अब ये तो वैसे भी दो और लोगों पे डिपेंड करने लगी है, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई रेगुलर ट्रेंड होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं कि रेगुलर ट्रेंड कैसे नहीं होगा, और फिर और क्या क्या चीजें इसमें। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यार देखो, अगर E0 कैसा हो, नेगेटिव, और अगर E0 कैसा हो, पॉजिटिव। मतलब देखो एक बात और बता दूं, जब मैं E0 की बात कर रहा हूं तो मतलब आप लोगों को ये समझना मैं SRP की ही बात कर रहा हूं। SRP तो सबको क्लियर होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हम SRP को हमेशा कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। अब सुनना, अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो मुझे बताओ डेल्टा जी कैसा होगा, डेल्टा जी कैसा होगा, अगर ये नेगेटिव है तो कैसा आएगा डेल्टा जी, E0, तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर E0 कैसा है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आता है। याद है उसका फॉर्मूला डेल्टा जी का, ठीक, तो माइनस, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ, अरे NF T0 ऑफ, सही बात है, तो माइनस साइन ऑलरेडी इसमें है, तो अगर यहां माइनस ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ये कैसा हो जाए, नेगेटिव, तो कैसे हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब चीजें अपने आप हो, मतलब होना चाह रही हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई चीज होना नहीं चाह रही है। सही बात है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, पूरे 3D सीरीज के अंदर, पूरे 3D सीरीज के अंदर यहां से कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही पेपर में पूछेंगे आपसे अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन आता है तो। इन 3D सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नेगेटिव।
एक्सेप्ट कॉपर। कह रहा सबका नेगेटिव है, किसको छोड़ करके? कॉपर को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? कॉपर को छोड़ करके। यानी कॉपर कुछ अलग बिहेव कर रहा है। तो कॉपर से रिलेटेड क्या मिलेंगे आपको? क्वेश्चन काफी सारे देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं क्या चीजें हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, सुनना। अगर आपसे पूछे ई नॉट M2 प्लस से M, तो ये क्या होगा? सबके लिए कैसा होगा? नेगेटिव। किसके लिए? फॉर ऑल अदर। फॉर ऑल अदर यानी बाकी सबके लिए। लेकिन अगर मैं ई नॉट Cu2 प्लस से Cu की बात करूं तो ये कैसा होता है? पॉजिटिव। रीजन पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब आप सोचो बाकी सबका सर नेगेटिव क्यों हो रहा है, पहले सोच लेते हैं फिर बात कर लेंगे पॉजिटिव क्यों हो रहा है इसका। थोड़ा मैं पीछे चलता हूं एक पेज। ये देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। आपको पता है सब्लिमेशन पॉजिटिव होती है, आयोनाइजेशन पॉजिटिव होती है और हाइड्रेशन क्या है? नेगेटिव है। तो सुना ध्यान से, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मान लिया मैंने 100 किलो जूल का या 100 जूल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया सब्लिमेशन एनर्जी के फॉर्म में। फिर मैंने 200 जूल का इन्वेस्टमेंट किया किसके फॉर्म में? आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में। और हाइड्रेशन एनर्जी जो थी वो मुझे कितनी मिली? 500 जूल माइनस में। तो मतलब नेट रिजल्ट कैसा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि यहां मैंने क्या किया? 100 का, यहां कितना किया? 300 का, 400, यानी वहां 500 माइनस का, तो मतलब माइनस का 100 आएगा। मतलब सिंपल शब्दों में मैं यहां इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहा था ताकि लास्ट में हाइड्रेशन एनर्जी मुझे बहुत सारी मिलेगी और मैं ओवरऑल क्या होऊंगा? प्रॉफिट में होऊंगा। यानी पूरी ओवरऑल प्रोसेस कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। यही काम मैं सब में कर रहा था और सब में रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा था? नेगेटिव। लेकिन मैं कॉपर के केस में गया, मैंने सब्लिमेशन एनर्जी दी, मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी दी और मैंने सोचा हाइड्रेशन एनर्जी मुझे बहुत सारी मिलेगी, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी के नाम पे मुझे कुछ नहीं मिला और हो गया मेरा क्या? नुकसान। तो मतलब अगर सिंपल शब्दों में बात यह है कि आपने जो एनर्जी खर्च की है इन सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन वो ज्यादा हो जाए, वो कंपनसेट ना हो किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से, तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगर कंपनसेट हो जाती है तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर बाकी सबका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आयोनाइजेशन एंड सब्लिमेशन एनर्जी आर कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। बट अगर इसका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आयोनाइजेशन एंड सब्लिमेशन एनर्जी आर नॉट कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। यानी जितना खर्च किया उतना रिटर्न आपको नहीं मिला। ठीक है ना? तो यानी सिंपल शब्दों में अगर मेरे से कोई पूछे भैया इन सबका नेगेटिव क्यों है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रेशन एंड सब्लिमेशन एनर्जी आर कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन। अच्छा हाइड्रेशन क्यों लिख दिया वहां? सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन ना, सॉरी। आयोनाइजेशन एंड सब्लिमेशन एनर्जी आर कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं तो बस मुझे नॉट लगाना रहेगा। ठीक है ना? ठीक। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया आंसर। बट कई बार जो है ना वो थोड़ा आपसे इन डेप्थ जानना चाहते हैं कि मतलब ठीक है आपने बोला कि सर हाइड्रेशन और सब्लिमेशन को कंपनसेट, हाइड्रेशन मतलब आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन को हाइड्रेशन कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ये बताओ कंपनसेट क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसा क्या हो गया जो सबके केस में नहीं हो रहा था, जो बाकी सबके केस में नहीं हो रहा था? सुना ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो आप मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास, मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर मेरे पास कॉपर है, अगर मेरे पास क्या है?
यहीं लिख देता हूं, आ जाएगा। अगर मेरे पास कॉपर है, मैंने इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने इसे क्या निकाला, मतलब पहले तो सॉलिड में ले लेते हैं। सॉलिड में से किसमें किया, इसमें कॉपर को गैस में कर दिया, किसमें कर दिया, कॉपर को गैस में। फिर इसमें से क्या निकाला, IE1, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, Cu प्लस बना। फिर मैंने इससे अगला इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, Cu2 प्लस बना। और फिर इसको पानी में डाल दिया तो क्या बना, Cu2 प्लस बना। सही बात है, लेकिन मेरी बात समझना ध्यान से। अगर आप चीजों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो देखो ध्यान से। कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहां आएगा Ar3D10 4s0। यहां कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, Ar3D10 4s1। यानी यहां S में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, लेकिन यहां D में 10 इलेक्ट्रॉन, फुल्ली फिल्ड है ये। और अब अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो सुना ध्यान से, आयोनाइजेशन एनर्जी जो खर्च होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 वो कम होती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है, मोर देन एक्सपेक्टेशन। करीब अराउंड, मुझे जहां तक याद आ रहा है, करीब 2300-2400 किलो जूल के आसपास लगती है। और हाइड्रेशन जो हमें बदले में मिलती है वो 1900 के आसपास होती है। तब सोचो, आपने सारा का सारा खर्चा कहां कर दिया, IE2 के अंदर। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दिया, कम थी, आपको सब्लिमेशन एनर्जी लगी, वो भी कम थी। लेकिन ये पूरा नुकसान क्यों हुआ है, ड्यू टू द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप एग्जैक्ट रीजन लिखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू वेरी हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये पॉजिटिव हुआ है। ठीक, तो आप चाहो तो जहां ये आंसर लिखा है इसी के नीचे या आगे पीछे कहीं भी ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, ये क्यों हुआ है, ड्यू टू वेरी हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों हुई है, आपको मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया। तो कि भाई साहब क्या हो गया है, ठीक है। यहां तक नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। दो चीजें हमारा छोटी सी, अब सुना ध्यान से। E Cr3 प्लस से Cr2 प्लस, ये होता है नेगेटिव। Er Mn3 प्लस से Mn2 प्लस क्या होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, अच्छा ये नॉट लगा देना ऊपर। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब 3 प्लस से ये 2 प्लस में आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि 3 प्लस में क्या है, खुश है, खुश तो होगा रीजन। तो अगर मैं बात करूं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जबकि अगर मैं यहां बात करूं तो ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn2 प्लस में आना चाह रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके आना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना, तो मतलब खुद रिड्यूस हो रहा था, किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्यों, एक्सप्लेनेशन। इनका आपसे क्या पूछा जाएगा भाई साहब, एक्सप्लेनेशन। क्या पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन। कारण बताओ ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके पास आते हैं, क्रोमियम के पास। क्रोमियम का हम Cr3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एक करेंगे Cr2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर हम Cr3 प्लस का करेंगे तो हमें पता है यहां क्या आएगा, आर्गन। ठीक है,
हमें बताया 3D5 नॉर्मल होता है और 4s1 होता है, सही बात है। अगर मैं Cr3+ का करूंगा, किसे करूंगा, Cr3+ का, तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा 0 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, 3D3 बचेगा। बात सही है ना। अगर हम बात करें इसका, तो आर्गन और इसका होगा 3D4 और 4s जी, सही बात है। अभी अब मेरी बात समझना, ये सब के सब आपको पता है क्योंकि हम E0 मेजर कर रहे हैं, तो ये सब के सब एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। और इतना मानो कि पानी जो है एक लिगेंड की तरह काम करता है। पानी किसकी तरह काम करता है, एक लिगेंड की तरह। अब मेरी बात सुनना, है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं क्योंकि जरूरी है। 1 2 3 5 हो गया, ठीक। होता क्या है कि इस क्रोमियम के पास एज इट इज टोटल 5 डी के डब्बे होते हैं। डी के कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे। वाटर एक लिगेंड की तरह काम करता है, और जब भी कोई लिगेंड किसी मेटल के पास में आता है, तो लिगेंड के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर और मेटल के पास भी होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, और रिपल्सन से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो होगा क्या, ये जो डी के डब्बे थे 5 के 5, इन डी के डब्बों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ के एनर्जी इनकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बनाना नहीं है, आप बहुत बढ़िया से ये स्प्लिटिंग पढ़ने वाले हो कोऑर्डिनेशन में, तो इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। ऊपर जा रहा हूं मतलब एनर्जी बढ़ रही है, तो यहां से यहां जाने पे इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब लिगेंड जो है इनके और पास में आता है, यानी और क्लोज आएगा, तो क्या समस्या होगी। डी के अंदर टोटल 5 डब्बे होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई एक्स जो है एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया और एक्स जेड हो गया। ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, सही बात है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है ऑन द एक्सिस। अभी मेरी बात थोड़ी सी मानो कि जो क्रोमियम है वो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी जो कंपाउंड बनाता है, अगर उसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल आपको याद हो तो मान लिया ये Cr है, तो इसमें ये 4 90 डिग्री पे ऐसे होंगे, एक प्लेन में और एक ऊपर और एक क्या होगा, नीचे। मतलब अगर मैं ये प्लेन ले लूं तो एक इधर एक इधर एक इधर, 4 यहां है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है, और सबके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना मान रहे हो ना। अब मुझे बताओ जो एक्सिस होते हैं उनके बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल एक्सिस के बीच में होता है। तो लिगेंड कितने डिग्री के एंगल पे आ रहा है, 90 पे। एक्सिस कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 पे। तो अगर लिगेंड 90 डिग्री के एंगल पर अप्रोच कर रहा है, मतलब लिगेंड कहां आ रहा है, ऑन द एक्सिस आ रहा है। मतलब लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के पास आ रहा है, अच्छा लिगेंड आ क्यों रहा है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इन डब्बों में रखने आ रहा है। तो लिगेंड आ कहां रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर। एक्सिस कहां है, 90 डिग्री के एंगल पर। तो मतलब लिगेंड अप्रोच कहां कर रहा है, ऑन द एक्सिस। तो रिपल्सन तो सबको हो रहा होगा, डी के पांचों डब्बों को, लेकिन वो डब्बे ज्यादा रिपल्सन फेस कर रहे होंगे जो ऑन द एक्सिस होंगे ना, क्योंकि भैया एक्सिस पर ही लिगेंड आ रहा है और बिल्कुल आमना सामना हो रहा है उनका, तो उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए जो डी के ऑन द एक्सिस वाले डब्बे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रिपल्सन क्या है, ज्यादा। तो जब उनकी एनर्जी में इंक्रीज ज्यादा आएगा तो वो क्या होंगे भाई साहब, वो स्प्लिट होके 2 डब्बे ऊपर चले जाएंगे, और जो 3 डब्बे इन बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी, और वो नीचे आ जाएंगे। ठीक, नीचे वाले डब्बों को बोलते हैं T2G और ऊपर वाले डब्बों को बोलते हैं EG। ठीक, यही मैं तब भी बात कर रहा था पीछे। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं Cr3+ की बात करता हूं तो डी में कितने हैं, 3। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो कहां करते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। तो मतलब पहले 3 इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा, नीचे वाले पे, क्योंकि नीचे वालों की एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर 3D4 होता तो मैं कहां भरता। अब एक कंडीशंस होती थी कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप मान लो एक के सर यहां है, या नहीं तो हम क्या करवा देंगे, यहां पेयरिंग करवा देंगे। क्या करवा देंगे, पेयरिंग। ठीक, अब मुझे बताओ इससे पहले T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। क्या T2G हाफ फील्ड था, मैं डी की बात कर रहा हूं, T2G क्या हाफ फील्ड था, बिल्कुल था। अब मैंने चौथा लगाया, आप क्या हाफ फील्ड रह गया। हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो क्या चाहेगा वो, 3D
मतलब ये किसमें रहे, Cr3+ में रहना चाहेगा, क्योंकि Cr3+ में T2G कैसा है, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो वो कहाँ रहना चाहेगा, Cr3+ में रहना चाहेगा, क्योंकि वो जिस जगह पर है पानी में, पानी खुद लिगेंड की तरह काम करता है, तो अपने आप उसकी डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देगा, और जब डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा तो उसको T2G और EG नाम की 2 ऑर्बिटल मिलेंगी, और T2G उसकी क्या हो जा रही है, हाफ फील्ड हो जा रही है, तो वो स्टेबिलिटी फील कर रहा है, और इसलिए Cr3+ से Cr2+ में आना नहीं चाह रहा है, इसलिए प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, और इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर हुई बात क्या, तो मतलब सिंपल शब्दों में हमें जो आंसर देना है वो क्या है, हमें समीक्षा क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो हमें जो आंसर देना है वो क्या है कि इन Cr3+ क्रोमियम या इन Cr3+ Cr हैव हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए भाई साहब क्या नहीं चाह रहे हैं, आना नहीं चाह रहे, ठीक है। अब आते हैं Mn केस में, कहा जाते हैं Mn केस में। अब सोचो Mn अगर हम बात करें तो Mn पे 3+ है और Mn पे क्या है 2+ है, सर आर्गन है और क्या हो जाएगा 3d4, सही बात है, और 4s0, यही होगा ना। और अगर 2+ में आएंगे, सर आर्गन है और ये 3d5 और 4s0। अब बताओ, आपको यही देख के कुछ लग रहा होगा इसके पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर इसके पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो भैया इसको d5 मिल जा रहा है, तो आराम से क्या करेगा 3+ से 2+ में आ जाएगा, और अगर 3+ से 2+ में आ जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर लेगा, ठीक है ना। तो आप क्या 4s नहीं, मैं कह रहा हूं, अरे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसकी, पहले देखो इसमें 2 होता है एस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर होते हैं आयोनाइजेशन में, आउटर सेल से ना, तो बाहर कहां से हुए हैं, आउटर सेल से हुए, एस में से। पहला देखो, पहला आई देखो ऐसा होगा, जब Mn था नॉर्मल तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन कहां से गया, एस में से, तो क्या बचा होगा 4s1। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से गया, एस में से, तो कितना बचा होगा 4s2, गायब हो गया, मतलब s0 हो गया। और तीसरा कहां से गया होगा 3d से, तो जहां से गया था वहीं वापस आएगा ना, ठीक। तो अब यहां क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन Mn3+, ठीक है ना। इसी वजह से जो है ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हाँ अच्छा सॉरी 3+ नहीं 2+, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है 2+ में है, इसी वजह से वो कहाँ Mn3+ से 2+ में आना चाह रहा है आसानी से, और वो प्रोसेस कैसी है उसकी, स्पॉन्टेनियस है। कैसी है उसकी, स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है बात यहां तक, नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब चलते हैं, हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक बात और अगर मैं बताऊं, छोटी सी हेडिंग डाल लिया तुम लोगों ने ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कॉपर की जो है ई नॉट जब हमने निकाला था तो कैसा आया था, पॉजिटिव आया था, बाकी सबका कैसा था, नेगेटिव। तो इससे एक बात और पता चलता है कि कॉपर जो है कहां रहना चाहता है, वो जीरो स्टेट में। कॉपर कहां रहता है, जीरो स्टेट में। तो मेरी बात सुनना, कॉपर अगर जीरो स्टेट में रहना चाह रहा है तो वो कभी भी हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब मान लिया कॉपर की रिएक्शन किसी एसिड से करा दिया, तो जनरली मेटल क्या करते हैं, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, यही तो होता है। लेकिन कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। वैसे इसका आंसर और भी बहुत सारी जगहों से दिया जा सकता है।
अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद की हो, ठीक है ना, तो हाई क्यों आए होंगे सिल्वर ब्रह्मण करके लास्ट में आता था, तो हाइड्रोजन, उसके बाद फिर क्या आता था, कॉपर आता था। तो जनरली कॉपर को याद रखना है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये नॉर्मल डाइल्यूट एसिड के लिए है। अगर एसिड क्या हो, HNO3 हो, और एसिड कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो, तो कॉपर की नहीं चलती है, जबरदस्ती डिस्प्लेस करवाया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब विद कंसंट्रेटेड एसिड एंड HNO3 कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बट विद नॉर्मल एसिड वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। अगर ये बात कहीं लिख सकते हो तो लिख लो, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक। तो ऐसे ही करके मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, नोट करके चलेगा। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, बट कैन कर सकता है कहां से, फ्रॉम HNO3 एंड कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक। जानते हैं, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लेट से ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से शुरू हुई और ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं, मतलब स्कैंडियम से शुरू होकर के हमने यहाँ जिंक तक लिखा होगा। तो आपने एक चीज जो नोटिस किया होगा कि कुछ इस तरीके का शेप बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब स्टार्टिंग में वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, जैसे मिडिल में पहुंचते हो ज्यादा वैरायटी आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और किनारे पे जाते जाते फिर से क्या होती है, कम हो जाती है। अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी की बात करो, कोई नहीं दिखा देता हूं ऐसे, ये देखो। तो अगर आप देख रहे हो, देख रहे हैं इधर बहुत वैरायटी है, लेकिन जैसे उधर जा रहे हो फिर से कम हो रहा है, इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब रही बात कि पहली बात तो सर ये क्यों हो रहा है ऐसा, पहला क्वेश्चन तो ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात, इसके दो रीजन है। मतलब सिंपल शब्दों में एनसीईआरटी कहता है कि इन स्टार्टिंग, कहां पे, इन स्टार्टिंग एंड एंड, यानी स्टार्टिंग में और कहा, एंड में क्या हो रहा है, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है। वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है, लेस। क्वेश्चन वाई, ठीक। तो इसके आंसर एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, दो आंसर। पहला कि आप स्कैंडियम के पास आ जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप बात करोगे स्कैंडियम है तो अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d1, मतलब ठीक है डी को पहले लिख लें। तो आपको पता है s और d में से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, d के इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, s में तो जाते जाते हैं, ठीक है। अगले पे जाओगे तो 2 आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। मतलब सिंपल शब्दों में इन स्टार्टिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही कम अवेलेबल होते हैं डी के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकालने के लिए हैं तो कैसे निकालेगा, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन इंडेक्स ज्यादा दिखा नहीं सकता। तो पहला आंसर क्या होगा, इन स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इज लेस, क्या है, कम है। तो भैया पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा कारण कि सर ठीक है आपने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे, तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में तो भर भर के हैं, सही बात है ना भाई। जब D5 के बाद गए तो D6 में गए, D7, D8, D9, मतलब बढ़ रहे हैं, तो आगे तो और बढ़ना चाहिए था वेरिएबिलिटी। हाँ, आप सुना जानते, जब आगे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने लगते हैं, और बॉन्डिंग कब होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। जब बॉन्डिंग करेंगे तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ना कुछ शो करेंगे। तो मतलब बॉन्ड बनाने के लिए इनके पास अब खाली डब्बे नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऑलरेडी, सब पेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
और इनके पास खाली डब्बे नहीं है बॉन्डिंग बनाने के लिए, अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, इसी वजह से एंड में जाते जाते फिर से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। तो लिखोगे इन एंड, इन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग डिक्रीजेस, कम हो जाता है। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद सुना ध्यान से, स्कैंडियम 3+, ये क्या है, इसकी मोस्ट स्टेबल ओएस है। आपसे अगर पूछे क्या स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट करता है, तो बोलोगे भैया नॉट नोन, अभी तक तो हम नहीं जानते, इन फ्यूचर में भी हो सकता है, बट अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जहां स्कैंडियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हो। तो आपको बोलना भैया स्कैंडियम 2+ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो टाइटेनियम 4+, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+। अगर आप रीजन जानना चाहते हो तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेना, ठीक है ना, इसी मतलब आपको आंसर मिल जाएगा वहां से, ठीक है ना। इसके बाद और बात करते हैं, जिंक की ऑक्सीडेशन क्या होती है, +2, जो कि क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, या नेम द एलिमेंट विच, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्वेश्चन पूछा, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे ऑक्सीडेशन की टेबल बनाई थी ना, आप वो टेबल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक और स्कैंडियम, कितने लोग इससे एग्री करते हैं। मैंने बोला नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर स्कैंडियम, क्योंकि मैंने आगे एक शब्द मेंशन किया है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपके साथ ऐसे भी खेला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको शब्द पे भी ध्यान देना है, अगर आपसे ट्रांजिशन पूछ रहे हैं तो सिर्फ स्कैंडियम होगा, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं एलिमेंट, तो स्कैंडियम एंड जिंक दोनों होगा। यानी मेंशन नहीं किया ट्रांजिशन है नॉन ट्रांजिशन है, तो डी ब्लॉक में तो स्कैंडियम और जिंक दोनों आता है, लेकिन अगर ट्रांजिशन वर्ड मेंशन कर दिया है तो मतलब स्कैंडियम होगा, जिंक आंसर नहीं होता, क्योंकि उसके पास क्या होता है, जो डी वाला डब्बा होता है फुल्ली फिल्ड होता है इन ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, वैकेंट नहीं इनकम्प्लीटली फिल्ड, मतलब डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 हो, 9 हो, 7 हो, 6 हो, चलेगा। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, हमेशा उसमें D10 आएगा। जिंक 2+ में करोगे तब भी जी क्या आएगा, D10। मतलब किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, हर जगह पे जिंक में कितने आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए वो ट्रांजिशन नहीं होता है। आप किसी और का करोगे तो वो किसी ना किसी स्टेट में क्या आता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी आते हैं, इसलिए वो सब क्या होते हैं, ट्रांजिशन। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 क्या थे, नॉन ट्रांजिशन थे। क्लियर बात, यहां तक की बात हो गई। चलो अब मेरी बात सुनो, एक हमारे पास एलिमेंट है पी ब्लॉक, पहले हमारे सिलेबस में था बट अब लकली हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पी ब्लॉक में एक खास बात होती थी, वो क्या है कि जब मैं पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आता था डाउन द ग्रुप, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना वो ज्यादा स्टेबल होती थी। अब लोअर और हायर मतलब समझ गया ना, जैसे मान लिया कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है +2 +3 +4 +5, तो +5 उसकी हायर है और +2 उसकी क्या है, लोअर है। जब मैं पी ब्लॉक में था तो पी ब्लॉक में जब मैं नीचे आता था तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती थी, बढ़ती थी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती थी, बढ़ती थी। लेकिन डी ब्लॉक में उल्टा हो रहा है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ पी ब्लॉक का जिक्र किया हुआ, तो याद रखना कि इन पी ब्लॉक
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। मेंशन किया हुआ है नहीं सिलेबस में, आपके पी ब्लॉक है ही नहीं, डिलीट हो गया, बट ये है कि डी ब्लॉक में लिखा हुआ है, तो इतना याद रखना, एक छोटी सी लाइन। अगर हम बात करें किसकी, डी ब्लॉक की, किसकी बात करें, डी ब्लॉक की, और अगर हम डी ब्लॉक के अंदर डाउन द ग्रुप जाते हैं, कहां जाते हैं, डाउन दी ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप में एग्जांपल इन्होंने किसका दे रखा है, क्रोमियम का, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इसकी एक ऑक्सीडेशन +6 होती है, इसकी भी ऑक्सीडेशन सिर्फ +6 में है, और इसकी भी क्या होती है, +6 में होती है। और कहता है कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, कहां जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। हायर ऑक्सीडेशन क्या होती है, इंक्रीज। तो आप मुझे बताओ कि इन सब में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +6 में, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +6 में। मैं कह रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो +6 में कौन स्टेबल होगा, टंगस्टन। मतलब ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। ये कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। और ये कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। सही बात। तो आप मुझे बताओ, मैं 3 ऑक्साइड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, Cr2O7 2 MOO3 और WO3। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन एक्ट करेगा, Cr2O7। क्यों करेगा, रीजन, क्योंकि लीस्ट स्टेबिलिटी है +6 में, तो वो क्या करना चाहेगा, और लोअर जाना चाहेगा, यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाना चाहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट करेगा, अगर खुद करेगा तो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये वाला जो है ये क्या है, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तेरा फुल फॉर्म ही लिखना होता सर तो पहले ही लिख देते, मैं सोचा तुम लोग समझ जाओगे। HOS एंड LOS, लोअर ऑक्सीडेशन है, हायर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इतनी बात हुई। अब देखो ध्यान से, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब भी कहीं किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 आती है तो हमेशा ऑक्सीजन या फ्लोरीन आपको दिखेंगे उसमें। नहीं नोटिस किया, आप KMnO4 देख लो, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। सही बात है ना। आप +6 देख लो, Cr2O7, ये किसके साथ है, आप MO3 WO3 देख लो, +6 किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा XeF2O2 देख लो, किसके साथ है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ है। आपने XeF4 देखा है, किसके साथ है, इसके साथ। आप अगर बात करो PCl5, किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। मतलब सिंपल शब्दों में आप पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं भी चले जाओ, जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी ना तो उसके साथ में कौन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेंगे और ऑक्सीजन दिखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की लिस्ट में आते हैं। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करना है तो इलेक्ट्रॉन उनको देना पड़ेगा जो ज्यादा भूखे हैं। सही बात है भाई साहब। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वही लेके खुश रह पाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की लालच क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन की लालच ज्यादा, मतलब वही स्टेबल कर पाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को। तो मतलब अगली बात क्या आती है
स्टेबिलिटी ऑफ HOS यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर विद किसके साथ, हैलोजन। हैलोजन स्पेशली अगर बात करूं तो फ्लोरीन, तो क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन किसके साथ है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। अगर आप फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ बोलोगे, आप सुना ध्यान से, यहां जैसे ही आप एक चीज करते हो ना, डी ब्लॉक वाले अगला क्वेश्चन फेंक के मार देते हैं आपके ऊपर कि लो अब अगला बताओ। आपने देखा सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन, अच्छा रीजन क्या था इसका, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही बात है ना। अब अगर बात करें तो आपके दिमाग में आ गया सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे तो KMnO4 एग्जिस्ट क्यों करता है, और जबकि KMnF4 मतलब F4 नहीं एग्जिस्ट करता। फ्लोरीन Mn के साथ में फ्लोरीन नहीं होते हैं, चार चार ऑक्सीजन होता है। Cr2O7 है लेकिन Cr2F7 नहीं है। तब आपसे कहेंगे अब बताओ क्या हुआ, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो किसकी है, फ्लोरीन की है। तो अगर हम बात करें तो अब क्या हुआ, तो आप सुना ध्यान से, अगर हम बात करें KMnO4 में तो ऑक्सीजन के पास पहली बात तो एबिलिटी होती है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और दूसरी बात इसका साइज क्या होता है, छोटा, और ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा आइटम चारों तरफ होंगे। भैया मुझे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने के लिए अगर एक एक -1 से स्टेबल करूंगा तो भैया मुझे 7 फ्लोरीन लग जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 4 ही काम चला रहा है, सही बात है ना। तो आप बताओ 4 ऑक्सीजन में हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा या 7 फ्लोरीन में, 7 फ्लोरीन में ज्यादा होगा। तो पहली बात तो स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन एंड एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इन दोनों की वजह से अगर आप कंपेयर करोगे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसके साथ ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होगी। तो ये भी बात नोट करना है, ठीक है ना। दे सकते हैं बट ठीक है, आपको आंसर जो है यहीं से देना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा, बट ठीक है स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी ना। HOS जो है यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल किसके साथ, विद ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, बिकॉज of small size and ability to form multiple bonds and ability to form multiple bonds। स्मॉल साइज तो यही स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया ना, साइज छोटा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। आप मन करें तो ब्रैकेट में स्मॉल साइज के लिख सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम निकालोगे लास्ट डी ब्लॉक का डेंसिटी। आई थिंक डेंसिटी बता रहा गया, नहीं पढ़ाया ना अभी तक, तो बस डेंसिटी पढ़ते हैं उसका खत्म। अरे भाई साहब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है D = मास अपॉन में वॉल्यूम। अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए डेंसिटी के साथ, पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होनी चाहिए, डेंसिटी बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि मास तो बढ़ ही रहा है, सही बात है। साइज में बहुत ज्यादा चेंज आ नहीं रहा है, तो वॉल्यूम को अभी थोड़ा कंसीडर मत करो, क्योंकि साइज तो ऑलमोस्ट आसपास ही रह रहा है, सही बात है। तो मतलब ज्यादा टक्कर किसका है, मास का है, अब मास तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, तो मतलब डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी किसके साथ साथ, अलोंग द पीरियड। मतलब ये सब टॉपिक आपके कभी रेयरली कोई पूछ ले तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से आएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी से आएगा और रेडियस से आएंगे। तो अगर मैं बात करूं पूरे डी ब्लॉक में आपको कुछ लिमिटेड चीजें पढ़नी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ो, और उसके बाद जो है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक था ना, और रेडियस,
तो अगर इतनी बारे में तो पता, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम आता है, एटमाइजेशन से भी बहुत कम आते हैं, उतना ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा डेंसिटी से बहुत कम पूछेंगे, कलर का बहुत रेयरली पूछते हैं, तो ये सब चीजें बहुत रेयर पूछी जाती हैं। तो जो मेन टॉपिक है रेडियस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, अरे एक टॉपिक कौन सा रह गया था बीच में, रेडियस हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, रेडियस हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। ठीक है ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो डी ब्लॉक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे हो गए हैं खत्म। ठीक,